पूरे 50 साल, पूरी आधी सदी तक इंसानों ने चांद की तरफ वापस मुड़कर भी नहीं देखा था। लेकिन अब एक बार फिर दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी नासा इंसानों को फिर से चांद पर भेजने जा रही है। और इस बार ये सिर्फ लैंडिंग ही नहीं बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या है आर्टेमिस मिशन। 1969 जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा, तब दुनिया ने एक हिस्ट्री बनती हुई देखी थी। 1969 से 1972 के बीच इंसानों ने इतिहास रच दिया। इन 4 सालों में कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर कदम रखते हैं। ये सभी मिशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो प्रोग्राम का हिस्सा थे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुल 24 अंतरिक्ष यात्री चांद तक पहुंचे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 ने ही चांद की सतह पर कदम रखा। बाकी के लोग चांद की परिक्रमा करके वापस लौट आए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने और फिर दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के साथ ये प्रोग्राम समाप्त हुआ और यूजीन सर्न और हैरिसन सिम्ट चांद पर जाने वाले आखिरी अंतरिक्ष यात्री बनते हैं। ये सभी उन 12 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम हैं जिन्होंने चांद की सतह पर अपना कदम रखा। अपोलो मिशन ने प्रूफ कर दिया कि इंसान स्पेस को जीत सकता है, लेकिन फिर सब कुछ अचानक से रुक गया। 1972 के बाद कोई भी इंसान चांद पर फिर नहीं गया। आखिर क्यों? इसके पीछे का रीजन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 1947 दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। ये सिर्फ जमीन की ही लड़ाई नहीं थी, ये थी आसमान पर कब्जा करने की जंग। 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने लॉन्च किया स्पुतनिक फर्स्ट, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और फिर 1961 में यूरी गागरिन स्पेस में पहुंचने वाले पहले इंसान बन गए। अमेरिका पीछे रह गया था, लेकिन हार मानना उसके खून में नहीं था। 1961 में प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने एक बड़ा चैलेंज दिया कि हम इस दशक के खत्म होने से पहले इंसान को चांद पर भेज देंगे। इसके बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा मिशन अपोलो प्रोग्राम और फिर 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा और कहा, It's one small step for man, one giant leap for mankind. इस एक कदम ने डिसाइड कर दिया कि स्पेस रेस का असली विनर अमेरिका था। इस जीत के बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गया और स्पेस रेस का प्रेशर भी कम हो गया। तब चांद बस एक जीती हुई रेस बनकर रह गया था। लेकिन अब 50 साल बाद नासा वापस आ रहा है, लेकिन इस बार जीतने के लिए नहीं, रहने के लिए, आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ। आर्टेमिस सिर्फ चांद पर जाना ही इसका मिशन नहीं है। नासा चाहता है चांद पर परमानेंट बेस बनाना, वहां रिसोर्सेस यूज करना और फ्यूचर में मार्स तक पहुंचना। मतलब मून अब कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन है मार्स पर जाने के लिए। 16 नवंबर 2022 केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से रात के 1:47 पर दुनिया ने एक बार फिर इतिहास बनता हुआ देखा, जब नासा का आर्टेमिस फर्स्ट मिशन दुनिया की सबसे पावरफुल रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम के साथ आग और धुएं के बीच आसमान की ओर उड़ पड़ा। हालांकि इस लॉन्च तक पहुंचना आसान नहीं था। कई बार हाइड्रोजन लीक और खराब मौसम की वजह से इसे डिले करना पड़ा था। यह मिशन खास था क्योंकि इसमें कोई इंसान नहीं था, लेकिन ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर 3 मैनिक्यून मौजूद थे, कमांडर मोनिकीन कैंपोस और 2 टेस्ट डमी हेल्गा और जोहर, जिनका काम था रेडिएशन, वाइब्रेशन और सेफ्टी डाटा कलेक्ट करना। लॉन्च के बाद ओरियन को अर्थ ऑर्बिट से बाहर भेजा गया और फिर उसे मून की तरफ बढ़ाया गया। इस फेज को ट्रांस लूनार इंजेक्शन कहा जाता है, जहां से ओरियन ने डीप स्पेस की यात्रा शुरू की। करीब 4 दिन बाद ओरियन चांद के बेहद करीब पहुंचा, लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तक। यहाँ मून की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसकी स्पीड और डायरेक्शन बदली गई। उसके बाद ओरियन मून के चारों ओर एक खास ऑर्बिट में गया, जिसे डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहा जाता है, जहां यह चांद से लगभग 70,000 किलोमीटर दूर रहा। और यही वह समय था जब ओरियन ने डीप स्पेस में सबसे लंबा समय बिताया। फिर शुरू होती है वापसी की यात्रा। मून की ग्रेविटी की मदद से ओरियन ने अर्थ की ओर अपना रास्ता तय किया। इस पूरे मिशन में उसने लगभग 21 लाख किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। जब ओरियन करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, तो उसका हीट सील्ड लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस की आग में गिर गया। इस दौरान ओरियन ने स्किप री एंट्री टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे वह एक बार एटमॉस्फेयर से टकराया, वापस उछला
और फिर दोबारा री एंट्री लेकर अपनी स्पीड को कंट्रोल किया। आखिरकार 11 दिसंबर 2022 को ओरियन कैप्सूल ने पैसिफिक ओशन में सेफली सी प्लेस डाउन किया, जहां यूएस नेवी ने उसे सक्सेसफुली रिकवर किया। यह मिशन लगभग 25 दिन तक चला, जो अपोलो मिशन से भी ज्यादा लंबा डीप स्पेस मिशन था। हालांकि इसमें कुछ इशू भी सामने आए, जैसे कि हीट शील्ड पर अनएक्सपेक्टेड डैमेज पैटर्न और कुछ माइनर कम्युनिकेशन ग्लिचेस, लेकिन इसके बावजूद आर्टेमिस फर्स्ट मिशन को पूरी तरह सक्सेसफुल माना गया। इस मिशन ने साबित किया कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट डीप स्पेस में काम कर सकता है। उसके सिस्टम फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुरक्षित हैं और इंसान को फिर से चांद पर भेजना संभव है। 1 अप्रैल 2026 केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से दुनिया ने एक बार फिर इतिहास बनते हुए देखा। नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन पावरफुल रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम के साथ चांद की ओर उड़ पड़ा। यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, यह इंसान की वापसी थी डीप स्पेस में। आर्टेमिस सेकंड पहला क्रूड मिशन था, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठकर चांद की ओर रवाना हुए। लॉन्च के बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर मून की ओर बढ़ा। करीब 4 दिन की यात्रा के बाद यह स्पेसक्राफ्ट चांद के पास पहुंचा, लेकिन यह मिशन चांद पर उतरने का नहीं था, बल्कि ओरियन मून के पीछे घूमते हुए एक बड़ा चक्कर लगाता है। इस दौरान एस्ट्रोनॉट डीप स्पेस में जाकर ओरियन के लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट करते हैं। यह अपोलो मिशन के बाद पहली बार है जब इंसान इतनी दूर डीप स्पेस में पहुंचता है। इसके बाद शुरू होती है वापसी। मून की ग्रेविटी की मदद से ओरियन स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ओर लौटता है, और जब इसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री की तब इसकी स्पीड लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, यानी कि आवाज की स्पीड से भी 36 गुना ज़्यादा। और इस स्पीड के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा एक आग का गोला, जिसका टेम्परेचर सन के सरफेस के जितना होगा। करीब 10 दिन की इस यात्रा के बाद ओरियन कैप्सूल पैसिफिक ओशन में स्प्लेश डाउन करता है, जहां रिकवरी टीम्स ने एस्ट्रोनॉट्स को सेफली बाहर निकाला। आर्टेमिस सेकंड के द्वारा इंसानों के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई धरती से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर गया है, जो अपोलो 13 का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इस मिशन के कारण हमने हाल ही की अर्थ की इमेज देखी कि आज हमारी अर्थ कैसी दिखती है। यहाँ पर आप आर्टेमिस सेकंड और अपोलो 13 के द्वारा ली गई अर्थ की इमेजेस को देख सकते हो। आर्टेमिस सेकंड सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक संकेत है कि इंसान फिर से चांद पर कदम रखने के लिए तैयार है। और अब अगला कदम होगा आर्टेमिस 3, जहां इंसान फिर से चांद की सतह पर कदम रखेगा। लेकिन नासा का प्लान सिर्फ लैंडिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, वो बना रहा है एक स्पेस स्टेशन, लूनार गेटवे। यह एक छोटा सा स्पेस स्टेशन है जो चांद के ओर ऑर्बिट करेगा, लेकिन यह कोई आम स्पेस स्टेशन नहीं है। यह इंसान के डीप स्पेस फ्यूचर का बेस बनने वाला है। जैसे अर्थ के पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे ही गेटवे मून के लिए एक स्पेस हब होगा, जहां एस्ट्रोनॉट सीधे धरती से आकर रुक सकते हैं और फिर वहीं से चांद की सतह के लिए तैयार हो सकते हैं। इस स्पेस स्टेशन में डॉकिंग पोर्ट्स होंगे, जहां ओरियन स्पेसक्राफ्ट और दूसरे स्पेसक्राफ्ट आकर जुड़ेंगे। लूनार गेटवे का मकसद सिर्फ चांद पर जाना ही नहीं है, बल्कि वहां बार बार जाना आसान बनाना है। और सबसे बड़ी बात, यही गेटवे इंसान को मार्स तक पहुंचाने की तैयारी का सबसे पहला बेस बनेगा। सोचो एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसान चांद पर रहता हो, वहां घर हो, रिसर्च लैब हो और वहीं से रॉकेट्स मार्स के लिए लॉन्च होते हो। सुनने में यह कितना इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगता है, लेकिन ऐसा ही होने जा रहा है। नासा इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। मून का साउथ पोल, जो मून के पीछे की साइड होता है, जहां कभी सनलाइट नहीं जाती, वहां पर वाटर आइस मिला है। अब ये वाटर आइस चांद पर कहां से आया? यहाँ पर कुछ बहुत खास कंडीशन है। यहाँ बहुत गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जहाँ का टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। इसी वजह से वहाँ लाखों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये आइस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है ऑक्सीजन। दरअसल पानी यानी H2O 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
और अगर इस पानी को तोड़ा जाए तो हमें बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिल सकते हैं। ऑक्सीजन एस्ट्रोनॉट के सांस लेने के काम आएगी और हाइड्रोजन पावरफुल फ्यूल बनाने में इस्तेमाल हो सकती है, यानी मून पर ही फ्यूल बनाकर रॉकेट को मार्स तक भेजा जा सकता है। लेकिन यह सब इतना इजी नहीं है। स्पेस में डेंजरस बहुत ज़्यादा है। डेडली रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, लिमिटेड ऑक्सीजन और बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च। कभी 2800 डिग्री सेल्सियस की आग जैसी गर्मी तो कभी तकनीकी खराबी का डर। यहाँ एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है, लेकिन फिर भी इंसान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मंजिल सिर्फ चांद नहीं है बल्कि उससे आगे मार्स है। और शायद यही हिम्मत इंसान को ब्रह्मांड का असली खोजी बनाती है। आर्टेमिस मिशन सिर्फ साइंस नहीं है, यह ह्यूमैनिटी का एक नेक्स्ट स्टेप है। जहां हम चांद पर लौट रहे हैं, कल शायद हम मार्स पर होंगे और एक दिन शायद पूरा यूनिवर्स हमारा घर होगा।